अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद, आपके बीच में कुछ बातों को लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। मैं सभी साथी इस लाइव से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ दिन से हम सब जानते हैं कि डेंगू का प्रकोप अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतना बढ़ा हुआ है कि हर तीसरे चौथे घर में डेंगू का मरीज़ मिल जाता है। और समस्या इतनी कि आज की तारीख में संसाधनों की भी बहुत कमी आ रही है। किसी भी अस्पताल में देख लीजिए, बेड तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पोखरण अस्पताल के हालात जाने तो जिले का दूसरा बड़ा अस्पताल है, फिर भी यहाँ पर बेड की बहुत कमी है। कई मेरे पास फ़ोन भी आए कि भाई साहब यहाँ तो बेड भी नहीं। हमें ये कहा गया है कि आप घर से चारपाई लेके आइए और आप व्यवस्था करवाइए। कई बार कुछ अजीज़ दोस्त जिनके कॉल आए कि भाईजान हम जोधपुर में हैं, हमारा कोई रिश्तेदार एडमिट हैं अस्पताल में और हमें डेंगू की प्लेटलेट किसी की 5000 आ जाती है, लास्ट किसी की 7000 आ जाती हैं। उसमें एक खतरा बना हुआ रहता है। हमें इमरजेंसी में डेंगू की एसडीपी चाहिए। डेंगू का मरीज़ जो होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके लिए जो रक्तदान करते हैं उसकी जगह एसडीपी अलग से निकालनी पड़ती है। एक व्यक्ति जो रक्तदान करने वाला होता है उसको 2 से ढाई घंटे तक बैठना पड़ता है, तब जाके उसका वो रक्तदान कर पाता है। आज की इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए कई साथी मुझे कॉल भी करते हैं। किसी का काम हो जाता है, किसी का काम नहीं हो पाता है। कई बार रेयर ब्लड की आवश्यकता होने पर इधर उधर जितने ग्रुप हैं, जितने समाज सेवी हैं, उन सभी को हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस ब्लड की अर्जेंट ज़रूरत होती भी है तो अभी ब्लड मिल नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी साथियों से, भाइयों से कि कोशिश करने के बावजूद भी मैं आपके काम नहीं आ पाया। इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से, मेरे पास कई मुद्दे आते हैं। कई बार तो ऐसे सामाजिक जटिल मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं कि हाँ, हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसका सपोर्ट करें और किसका नहीं करें। और हकीकत चीज़ यही होती है कि हमें हमेशा सही का सपोर्ट करना चाहिए और गलत का नहीं करना चाहिए। हमारा ईमान तो यही कहता है, क्योंकि हमें अल्लाह के घर जवाब देना है कि जब आपके सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा था, किसी के ऊपर ज्यादती हो रही थी और आप चुप क्यों थे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ ज्यादती होती हैं, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे आते हैं राजस्थान भर से। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। तो उन सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ मैं, एक छोटा सा
अदना सा कार्य करता हूँ या मान लीजिए एक छोटा सा समाज सेवी हूँ कि जब भी मेरे हैसियत अनुसार कोई काम होता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पहुँचने की कोशिश भी करता हूँ और उन लोगों का साथ देने की भी कोशिश करता हूँ। सक्सेस करना न करना खुदा के हाथ में है, या किसी भी मुद्दे को हम पकड़ते हैं वो मुद्दा कहाँ तक सक्सेस होता है ये हम नहीं जानते, मगर बस ये सोच के ये काम करते हैं कि हमारा दिल ये गवाही देता है कि हम सही का साथ दे रहे हैं और गलत के खिलाफ हैं। गलत कोई हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, गलत का साथ ना कभी दिया, ना देंगे, ना देते आए हैं। सही के साथ खड़ा रहना हमारा फर्ज है। इसी के साथ मैं आपके बीच में मैंने अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। उसके साथ साथ मैंने एक आवाज़ और भी उठाने का प्रयास किया कि अभी रीट के एग्ज़ाम हुए हैं। इस रीट भर्ती के अंदर उर्दू सब्जेक्ट के बहुत कम पद दिए गए हैं, जबकि इतने पद तो होने चाहिए कि जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू तृतीय भाषा के रूप में उर्दू सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों को पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। राज्य सरकार की तरफ से कई हमारे साथियों ने आंदोलन किए, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ठाकुर शमशेर बालू खान, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े दमखम के साथ बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी उर्दू आंदोलन को लेकर। एक समय था कि हम लोग जानते तक नहीं थे कि उर्दू आंदोलन क्या है। धीरे धीरे ये एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लिया इस आंदोलन ने, और सरकार तक के एक बार तो छींकें आनी शुरू हो गई थी। और उर्दू को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसको लेकर कई बार विचार विमर्श हुए सरकार की तरफ से, कई बैठकें हुई, मगर अभी तक जो उर्दू सब्जेक्ट को लेकर जो असमंजस था वो अभी तक बना हुआ है। जो सरकार ने लॉलीपॉप दिया वो अभी तक किसी प्रकार से सक्सेस नहीं हुआ। सरकार द्वारा ये कहा गया कि हर स्कूल के अंदर 10 बच्चे अपनी मर्जी से अपना जो सब्जेक्ट है आप भरते हो तो उसके अनुसार उस स्कूल के अंदर एक उर्दू का अध्यापक लगाया जाएगा। हर स्कूल के अंदर जहाँ पर उर्दू भाषी बच्चे हैं, 10 की जगह 50-50 बच्चों ने उर्दू सब्जेक्ट के लिए उन्होंने जो इसका एक सिस्टम होता है ऑनलाइन, उनमें भी उन्होंने करवाया, मगर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी उन उर्दू के बच्चों के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम लागू नहीं किया गया। उनके लिए उन स्कूलों के अंदर किसी प्रकार से कोई भी रिक्त पद नहीं भरे गए। वो बच्चे, उन बच्चों की पढ़ाई आज भी खराब हो रही है। कई स्कूलें ऐसी हैं जहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट तो दे दिया गया स्टूडेंटों को, मगर वहाँ पर उनके रिक्त पद अभी तक नहीं भरे गए। कई स्कूलों के अंदर तो उर्दू के पद ही समाप्त कर दिए गए। एक मेरी पोस्ट पर एक हमारे इंजीनियर जुबेर भाई ने महवा दोसा के बारे में बताया था कि हमारे महवा में तो किसी स्कूल के अंदर कोई उर्दू सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये बड़े दुख की बात है कि कोई स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि उर्दू सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही लेते हैं। सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकता है, किसी भी धर्म को मानने वाला चूज कर सकता है। और अभी हमने देखा भी है मदरसा पैरा टीचर्स में भी कई ऐसे मदरसा पैरा टीचर्स है जो दूसरी जातियों के भी हैं। तो मान के चलें कि जो सब्जेक्ट को जो पसंद करता है वो सब्जेक्ट को वो चूज करके उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है, मगर उर्दू सब्जेक्ट को लेकर सरकार की उदासीनता पता नहीं क्या दर्शाती है, ये हमें भी समझ में नहीं आती है। ये सरकार क्या चाह रही है? कई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 95% कांग्रेस को वोट दिए, मुस्लिम हमेशा कांग्रेस को वोट देता आया है, हम अपनी आवाज़
उठाना चाहते हैं, मगर हमारी आवाज को दबा दिया जाता है हमारे ही नेताओं द्वारा। भले ही वो नेता बड़े स्टेट लेवल का हो तो क्या, जिला लेवल का हो तो क्या, या फिर विधानसभा लेवल का हो तो क्या, उसको एक डर सा समाया रहता है कि मैं खुलकर बोलूंगा तो पता नहीं मेरी पार्टी मेरे खिलाफ क्या एक्शन ले लेगी। तो मैं भाइयों आप सबके सामने मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी को ना तो सपोर्ट करता हूं, ना मैं किसी पार्टी का कोई कार्य करता हूं। अल्लाह ने ही मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी मुझे ताकत दी है, बोलने का एक जज्बा दिया है, ये खुदा के दी हुई है। तो हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना है कि खुदा के घर हम लोग क्या जवाब देंगे, कि हमें आगे क्या करना पड़े। ये राजनीति का चक्कर इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आने वाले भविष्य, आने वाले मुस्तकबिल को भी नहीं पहचाने। अपने बच्चों की, कल के दिन आपके बच्चे भी अगर उर्दू सब्जेक्ट से पढ़ना चाहेंगे कहीं पर, आपके बच्चों के भविष्य के आड़े ये कई समस्याएं आएगी, तो फिर आप किसको कहोगे आवाज उठाने के लिए। एक किसी व्यक्ति का ठेका नहीं होता है कि भाई वही व्यक्ति आवाज उठाए। सिर्फ यही नहीं है, आज एक सोचने विचारने का बिंदु है कि उर्दू के लिए इतने सालों से अभी आंदोलन चल रहा है, मगर अभी तक सरकार ने किसी प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाया। राज्य, जबकि जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड भी एकदम खाली पड़ा है, और उर्दू एकेडमी का पद भी अभी खाली पड़ा है। जबकि उर्दू एकेडमी का चेयरमैन होता तो वो भी विचार करता कि उर्दू एकेडमी के लिए, उर्दू के सब्जेक्ट के लिए हम क्या बात करें आगे, मगर वो भी नहीं। ये पद भी अभी तक खाली पड़े हैं। सरकार तक आवाज कई बार पहुंचाई गई, मगर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की इसके लिए कोई भी अपनी मंशा जाहिर नहीं की कि हम उर्दू सब्जेक्ट के आगे पद बढ़ाएंगे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमने पिछले साल फरवरी में 15 फरवरी को एक आंदोलन किया था, जिसके अंदर विधानसभा घेराव का प्रोग्राम था। भले ही मुख्तसर ही सही, मगर हम लोगों ने जो हमारा फर्ज था वो अपना फर्ज निभाया। राजस्थान विधानसभा तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम किया। कल को ये विधानसभा के अंदर कोई मुद्दा उठे या किसी प्रकार की कोई बात आए तो सीएम ये तो नहीं कहे कि आपने अपना मुद्दा कब उठाया था, आपने अपनी आवाज कब तक हमारे तक पहुंचाई कि आपको आरक्षण चाहिए। आपको पता होगा, माननीय जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी सभा की थी। एक ऐलान किया था कि मुस्लिमों को आरक्षण की जरूरत है। आज सच्चर कमेटी देख लीजिए, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, उन रिपोर्टों के अनुसार मुस्लिमों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है। आज हमारे हालात देख लीजिए, शिक्षा के अंदर हमारा स्तर देख लीजिए, बहुत स्तर हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हमें आरक्षण की भी जरूरत है, और हमें उर्दू सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट के जो सीटें हैं वो भी सरकार को बढ़ाने के लिए हम आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, राज्य व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। तो उसी को लेकर ही मैंने आप सभी के बीच में एक बात रखी थी कि इस इतने बड़े आंदोलन के अंदर एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम छोटे थे तब हमने किताबों में पढ़ा था कि एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, मगर लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो वही चीज है, संगठित होकर एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप देंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले समय में सरकार हमारी बात जाएगी, उनकी कानों में हमारी बात जाएगी। क्योंकि जल्द ही तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती आने वाली है। उससे पहले उर्दू की सीटों को बढ़ाने के लिए हमें आंदोलन करना है। आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर इस आंदोलन की रूपरेखा बनाएं और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दें। तो आने वाले समय के अंदर अगर सीटें बढ़ती हैं, जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं जिन्होंने अभी रीट के एग्जाम दिए हैं, जिनको अच्छे पासिंग नंबर भी आए हैं, तो उनका भी नंबर आएगा और बच्चों को भी उर्दू के ज्यादा टीचर मिलेंगे और स्कूलों के अंदर पढ़ने का बहुत बड़ा एक इनको रास्ता मिल जाएगा। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द
बहुत बड़े आंदोलन के अंदर आप सभी अपनी भूमिका निभाइए, अपना साथ दीजिए और इस आंदोलन के अंदर हमें बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार करनी है। साथ ही मैं आपके बीच में एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई अनारदीन हाजी छोटू खान, जिनके बारे में आप सभी रूबरू हैं, समाज सेवी हैं, कौम के प्रति बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं, जहाँ भी कौम की समाज की बात होती है, किसी के भी दुख दर्द में हमेशा पहले भी शामिल रहे हैं और इनके परिवार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई अनारदीन अभी बीमार हैं, आप सभी जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर हुआ है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जहां से आप सब लोग बिलोंग करते हैं, जहां से आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं, आप सभी भाई अनारदीन हाजी छोटू का के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और कौम के लिए हमेशा खड़े रहने वाले भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच में आकर फिर से यही समाज का, कौम का जो जज्बा है उनका, वो जज्बा उनका बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। मैं आपके बीच में वापिस आऊँगा फिर नए मुद्दे किसी को लेकर। बस यही कहना चाहूँगा कि इंसान हूँ, हर कोई भी बात मेरे तक पहुँचती है या कोई मुद्दा पहुँचता है तो हर कोई मुद्दे तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, मगर जहाँ मेरी कोशिश होती है मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो या किसी के साथ जुल्म हो रहा हो या किसी को हमारी ज़रूरत होगी, तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ साथी जिनकी आवाज़ में नहीं बन पाया तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप अपने दिल पर न लें और आगे जब भी किसी को हमेशा ज़रूरत पड़ी, हमारा संगठन मजलिस हिंद हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा और आगे भी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।